बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार किसान भाई बहनों। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का मैं नमिता स्वागत करती हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमें गर्व है कि हम किसान हैं। नए नए तकनीक और उपकरण अपनाएंगे, कृषि क्षेत्र में कार्य करना सरल और सुगम बनाएंगे। आइए किसान भाई बहनों, सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू सिंह। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। फसल की बुआई के पहले मिट्टी पलटने वाले हल से करें जुताई, दूध उत्पादकों को मिलेगा किसान का दर्जा। मसूर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं PL 406। अब समाचार विस्तार से। किसी भी फसल की बुआई के पहले सामान्य रूप से एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से और 3-4 बार देसी हल से आवश्यकता अनुसार जुताई करके खरपतवार को निकाल देना चाहिए। इससे पौधों की बढ़वार में रुकावट नहीं आती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। झारखंड के करीब 20,000 दूध उत्पादकों को किसान का दर्जा मिलेगा। इन्हें भी किसानों की तरह ऋण की सुविधा मिलेगी। सरकार 2 माह के भीतर दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देगी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग ने नाबार्ड और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को पत्र लिखा है। किसान भाई, यदि आप बत्तख पालन कर रहे हैं और बत्तख के छोटे छोटे चूजे खरीद रहे हैं तो इन्हें 3 से 5 दिनों तक ऐसे जगहों पर रखें जहां तापमान नियंत्रण करने में सुविधा हो, क्योंकि उस समय चूजों के रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है। किसान भाई, बत्तख पालन लाभकारी व्यवसाय है क्योंकि बत्तख में आमतौर पर बीमारी कम होती है। फिर भी यदि आप छोटे छोटे चूजों की खरीदारी कर रहे हैं तो उनके रहने के स्थान पर तापमान का ध्यान जरूर रखें। ऐसा करने से चूजों की बढ़वार अच्छी होती है और चूजे बीमारियों की चपेट में नहीं आते हैं। या किसान भाई, अगर बत्तख में हम बीमारी की बात करें तो ऐसे तो बहुत बीमारी बहुत कम ही होती है, पर शुरुआती समय में जो किसान भाई छोटे चूजे खरीद रहे हैं, मतलब डे ओल्ड चूजा खरीद रहे हैं, तो उनको कोशिश करना चाहिए कि 3 से 5 दिन तक ब्रूडिंग चैम्बर्स में रखें। मतलब ब्रूडिंग कहने का मतलब है कि उनमें रोगरोधी क्षमता उन दिनों में थोड़ी कम होती है। इसी कारण तापमान को नियंत्रित करने की भी क्षमता काफ़ी कम होती है। तो आप ऐसे जगह पे रखें जहां थोड़ी उनको तापमान नियंत्रित कर सकें। दलहनी फसल मसूर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 8 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में PL 406, PL 639, KLS 218 लगाएं। मसूर की खेती के लिए 2 से 3 बार देसी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। आगात खरीफ की फसल और धान काटने के बाद मध्यम जमीन में मसूर की खेती करें। बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित जरूर करें। ये है गुमला जिले के घाघरा प्रखंड का कुर्राग गांव, जहां अब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। पहले यहाँ की जमीन बिल्कुल बंजर हुआ करती थी। लोग वह मुश्किल धान की खेती कर पाते थे। उसके बाद ये जमीन यूं ही पड़ती रहती थी। लोग 2 वक्त की रोटी को मोहताज हुआ करते थे। भूख इन्हें पलायन को मजबूर करते, खेत होते हुए भी मजदूरी करने को विवश थे। परंतु आज ऐसा नहीं है। अब ये अपने गांव में ही रहकर खुशहाल हैं और ये सब किया यहाँ की महिलाओं ने। गांव की स्वयं सहायता समूह यानी सखी मंडल की लगभग 150 महिलाओं को इन संस्थाओं ने बागवानी से जोड़कर इस गांव की दिशा और दशा ही बदल दी। गांव की बासमनी उरांव अपनी तरक्की का सारा श्रेय प्रदान विकास भारती और KGV के गुमला को देती हैं। इनका प्रोत्साहन और मार्गदर्शन पाकर ही यहाँ की महिलाएं इस मुकाम को हासिल कर पाई हैं। आज इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जीवन स्तर भी ऊपर उठ रहा है। पढ़वाएंगे लिखवाएंगे
तो हम लोग का गरीब स्थिति थोड़ा दूर होगा, ये सोच के आम पेड़ लगा ली। अच्छा, तो बाहर जाना नहीं पड़ेगा, घर में इसमें जो आप लोग रहेंगे। अपना समूह बना के पड़ा। समूह में तो पूरा गांव मिल के बनाएंगे तो बैल बकरी से बचेगा और चोर और से बचेगा, कह के मिल के सब लगाए हैं गांव में इकट्ठे होके। महिलाओं के इस करिश्मे से गांव में काफी बदलाव आया है। शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आई है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, पलायन पर अंकुश लगा है, नशा पान की समस्या से लोगों को मुक्ति मिली है। मैं ऐसे करो कुछ बगैर रुपया बचा थे और हमार तो 50 गो अथी पौधा है, तब से ले कितना बची 20,000 15,000 10,000 करके बच्चा मन के हुने करीला तो कुछ 10,000 रखी। बहुत बदलाव होला, सब बच्चा के तो लेते जाते हैं, एखन सब घर में हैं और सब पढ़ा भी, गाड़ी घोड़ा टेम्पू होइए गेला, 2 चक्का उक्का चलो बहुत तो अवल दिन से शादी काल से बहुत बदलाव हम देखा था। गढ़ा उढ़ा सब काम लगा के बढ़िया से मिलजुल के और दवा हमीन और अम्बा लगाए के कहला दीदी और पालतनों मिल के कहला से विज्ञान से भी कहला हम निमन लगा ली और ऐसे कुछ तो हम कमा थी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। आज हम बातें करेंगे सब्जी फसल में कीटों की पहचान कैसे की जाए, साथ ही साथ इन कीटों से अपने फसलों को बचाने के लिए नए कीटनाशक का प्रयोग कैसे करें। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं फीचर के माध्यम से। सब्जी फसलों की खेती सालों भर की जाती है। सब्जी फसल किसानों की 12 मासा आमदनी उपलब्ध कराती है, लेकिन अन्य फसलों की तरह सब्जी फसलों में भी कीटों के प्रकोप का खतरा बना रहता है। कीट समस्या है तो इसका समाधान है कीटनाशी का प्रयोग और कीट नियंत्रण। इससे पहले कीटों की पहचान जरूरी है। रबी मौसम में गोभी वर्गीय फसलों के अलावे टमाटर, बैगन और मिर्च की खेती की जाती है। गोभी वर्गीय फसलों में मुख्य रूप से हीरा पृष्ठक कीट यानी डायमंड, बैक मॉथ, माहू और जमीन में पलने वाले कीटों का प्रकोप होता है। जैसे खरीफ की सब्जियों का समय समाप्त हो रहा है और रबी के सब्जियों का मौसम शुरू हो रहा है, तो इस समय मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, इनकी खेती झारखंड के किसान भाई करते हैं। और दूसरा जो है सोलेनेसियस वर्ग है, जिसमें कि टमाटर, बैगन और मिर्चा, ये मुख्यतः 3 फसल है क्रॉप सब्जियां हैं जिसकी हमारे किसान भाई इसकी हमारे खेती करते हैं, बहुत आयत से करते हैं। ये देखिए, सबसे कीट का एक व्यवहार स्वभाव ऐसा होता है कि जो एक ही समूह में कीड़े में फसल सब्जियों में कीड़े लगते हैं, क्योंकि हमारा अगर देखा जाए फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ये जो है एक ही समुदाय से आता है और इसमें जो कीड़े लगते हैं खास करके मुख्यतः यहाँ पर वो आपका एक डायमंड बैक मॉथ कीड़ा लगता है, माहू लगता है कीड़ा, कुछ भूमि में लगने वाले कीड़े लगते हैं। ये मुख्यतः 3-4 प्रकार के कीड़े लगते हैं खास करके सब्जियों में, जो कि काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। गोभी वर्गीय फसल हो या रबी मौसम की अन्य सब्जी फसल, इनमें कीट नियंत्रण के कई तरीके हैं। किसान कीटनाशी का प्रयोग किए बिना भी कीट नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए विश्वसनीय और प्रामाणिक स्थान से संक्रमण और कीट रहित स्वस्थ बीज खरीदें। इसके अलावा ये सावधानी बरतें कि खेत की तैयारी के समय खेत में कच्चा गोबर खाद न डालें। पूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करें। गोभी कतारों में लगाएं। इन कतारों के बीच बीच में ट्रैप क्रॉप के रूप में सरसों फसल लगाएं। मैं यह किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, खास करके गोभी वर्गीय सब्जियों में अगर वो शुरू से ही क्रमबद्ध तरीके से खेती करते हैं और जो भी फसल सुरक्षा के उपाय करते हैं, अगर वो उसको करें तो शायद उनको
जहरीली कीटनाशक दवा का छिड़काव करना ही ना पड़े, क्योंकि हम सब्जियों पर दवा छिड़कते हैं, अगर उसको खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो मैं सर्वप्रथम किसान भाइयों को गोभी वर्गीय सब्जियों के बारे में बताना चाहूँगा कि जो किसान भाई पहले तो अपना बीज लें, एक अच्छी जगह से लें और स्वस्थ लें, तो इससे काफ़ी प्रमाणित बीज हो। और जब वो खेती करने जा रहे हैं तो अभी के समय में खेत को बढ़िया से तैयारी करें और उसमें अच्छी सड़ी गोबर की खाद डालें। अगर वो कुछ कच्चा गोबर खाद रह गया या कुछ फसल के अवशेष रह गए तो दीमक का प्रकोप बहुत होता है खास करके, तो ये करें। जैसे मैं ये बताना चाहूँगा, अगर फूल गोभी लगाएं और पत्ता गोभी लगाएं तो एक बात का अगर वो ध्यान रखें कि जब वो लगाने जा रहे हैं तो 2 पंक्तियाँ सरसों की लगा दें, फिर उसके बाद 25 पंक्तियाँ पत्ता गोभी की लगाएं, फिर 2 पंक्तियाँ सरसों लगाएं, फिर 25 पंक्तियाँ पत्ता गोभी या फूल गोभी के लगाएं। और यहाँ ध्यान ये रखना है कि शुरू वाली जो पंक्ति है वो सरसों की हो और अंतिम वाली सरसों की हो। ये चूँकि एक ट्रैप क्रॉप का काम करता है। ट्रैप क्रॉप का मतलब है ये है कि जो इस वर्ग के समूह है, सरसों भी गोभी वर्गियों में ही आता है, उसी समूह में जो कीड़े खास करके फसल पर लगते हैं पत्ता गोभी फूल गोभी में, वो कीड़े आकर के हमारे सरसों पर बैठ जाते हैं और सरसों से को खाते हैं, इससे हमारा मूल फसल बच जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर सब्जी फसल वाले खेत में मित्र कीटों को बचाने और उनकी संख्या बढ़ाने का प्रयास करें। इसके लिए वैसे कीटनाशकों का प्रयोग ना करें जिससे शत्रु कीटों के साथ साथ मित्र कीट भी मरते हैं। बहुत ज़रूरी हो तो ऐसी दवाइयों का छिड़काव शाम के वक्त करें। इसके अलावा ट्रैप जैविक कीटनाशी ट्राइकोकार्ड, बैसिलस फुरंजसी, फुसटकी और ट्रैप क्रॉप की मदद लें। तो ट्रैप क्रॉप जरूर रूप से करें, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और कीटनाशक दवाओं को छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने किसान भाई लगा दिए तो आगे चल करके भी देखते हैं खेतों को, जो इसमें मुख्यतः कीड़े आते हैं, माहू कीड़ा आता है। अगर हम नीम से युक्त दवा जैसे एजरेक्टिन है 1500 ppm की आती है वो, अगर उसका हम 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर हम उसका छिड़काव करें तो शुरू में लगने वाले रस चूसने वाले कीड़े जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वो कीड़ा रहता है फूल गोभी बंधा गोभी, जो कि हमारे राज्य में प्रायः देखे हुए किसान भाई डायमंड में एक बात होता है, वो बंधा गोभी के माथा को ही खा जाता है। काले काले रंग के पिल्लू होंगे और वो बहुत संख्या में होते हैं और हमारे बंधा गोभी को खा जाते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, फूल गोभी को भी नुकसान कर देते हैं, जिससे कि उसका बाज़ार भाव गिर जाता है। अगर किसान भाई देखें कि उसका प्रकोप हो रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में किसान भाई खास करके एक जैविक दवा आती है बैसिलस तुरंजिसिस, जो बीटी के नाम से उपलब्ध है, उसकी दवा की 1 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसको छिड़काव करें। तो इससे क्या होगा कि उस कीट का पूरा प्रकोप रुक जाएगा और नीम से निर्मित दवा के डालने से भी उसका प्रकोप रुक जाता है। टमाटर, बैगन और मिर्च फसल में सबसे ज्यादा फल छेदक कीट लगते हैं। इन सब्जी फसलों में कीट लगे ही ना, इसके लिए फसल चक्र अपनाएं। इसके अलावा फल छेदक कीटों की रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप, नीम की खल्ली और नीम निर्मित कीटनाशी का उपयोग कर सकते हैं। इसके बावजूद इस कीट का प्रकोप दिखे तो अनुशंसित मात्रा में इमामैक्टिन बेंजोइट दवा का छिड़काव करें। और दूसरा जो है मुख्य रूप से सब्जियां जो होती है खास करके अभी के समय में किसान भाई बैगन, टमाटर, मिर्चा ये लगाएंगे, तो मैं किसान भाइयों को यह सलाह देना चाहूँगा कि जिस भूमि में वो बैगन, टमाटर, मिर्चा लगा रहे हैं तो वहाँ फसल चक्र का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि ये एक ही समुदाय के आते हैं, एक ही परिवार से आते हैं। और अगर हम फसल चक्र का प्रयोग नहीं करें तो बहुत सारे कीड़े जो हैं कि भूमि में रहते हैं, उससे उनका नुकसान हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में खास करके अगर बैगन है तो उसमें जो यहाँ कीड़ा लगता है, खास करके बैगन का प्रोह तथा फल छेदक कीड़ा होता है, तो उस पर हमें ध्यान रखना है किसान भाइयों को। देखेंगे उसकी टहनियाँ सूख जाएगी, तो ऐसी परिस्थितियों में अगर नीम से निर्मित दवा का प्रयोग करें या खास करके नीम की खल्ली को डालें तो उससे भी काफ़ी बचाव हो जाता है। उसके फेरोमोन ट्रैप्स भी आ गए हैं बाज़ार में, गंधपास जिसको कहते हैं, उससे भी प्रयोग कर करके उससे बचाया जा सकता है। जब आप देखें कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उससे नहीं बच पा रहा है, तब ऐसी परिस्थितियों में इमामैक्टिन बेंजोएट, जो कि प्रोक्लेम नाम से एक दवा बाज़ार में मिलती है, उसकी जो है 1 ग्राम को 3 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें। तो इससे क्या होगा कि बैगन के प्रोह और फल छेदने वाले कीड़े हैं उससे भी काफ़ी बचाव हो जाएगा। किसान भाइयों, अपनी सब्जी फसलों में लगने वाले कीट की पहचान और उसकी रोकथाम के उपाय और कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में जाना। इस जानकारी से कीट मुक्त सब्जी उत्पादन से अधिक लाभ ले, लेकिन ध्यान रहे कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानी जरूर बरतें।
देखिए, सबसे सर्वप्रथम है कि जब भी कोई कीटनाशक का प्रयोग करें, जब देखें कि बहुत ही नुकसान हो रहा है, दुश्मन कीट की संख्या बहुत बढ़ रही है और हमें आर्थिक हानि हो रहा है, तभी कीटनाशक का प्रयोग करें। और जब भी कीटनाशक का प्रयोग करें तो उसको अच्छी तरह से अपने हाथ करने के बाद हाथ पैर मुंह को धो लें। और प्रायः यह करें कि कीटनाशक का प्रयोग दोपहर के बाद करें, क्योंकि सुबह के समय में मधुमक्खियां हैं जो कि परागण का काम करती है और बहुत सारे मित्र कीड़े एक्टिव होते हैं, तो वो उससे नुकसान पहुंचाता है। तो पहला तो मैं सलाह दूंगा कि वो काम करें। और जैसे हवा के विपरीत ना करें, अगर हवा चल रही है तो हवा के विपरीत आप छिड़काव जो करेंगे, तो छिड़काव जो कर रहे हैं तो उनके शरीर में उसका अंश आएगा, तो उससे काफ़ी वो नुकसान होगा। तो इसकी भी ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कीटनाशक की जो मात्रा है उसी का ही डालें, ज़्यादा डालने से कोई फ़ायदा नहीं है और नुकसान ही है, और किसान भाई को नुकसान भी होगा, दवाई में पैसे भी लगेंगे और हमारा जो एनवायरनमेंट भी वो ख़राब होगा। तो इसका भी ध्यान रखना है, समय का, डोज का, इन चीज़ों का, और अपने शरीर का दवा का छिड़काव करते समय उसका ध्यान रखना है। भारत के लगभग 90% किसानों ने अपने खेत में धान की बुआई कर दी है। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम धान को कीटों से कैसे बचाएं, तो आइए आज हम इसी के बारे में बातें करेंगे, धान फसल की समेकित कीट प्रबंधन के बारे में। आइए देखते हैं फीचर के माध्यम से। इस बार झारखंड के ज्यादातर जिलों में अच्छी बारिश हुई है। इससे खेतों में धान की फसल लहलहा रहे हैं। राज्य के कृषि विभाग का आकलन है कि इस वर्ष धान का बम्पर उत्पादन होगा। धान के पौधों में बालियां लग चुकी हैं। इस वक्त किसान भाइयों को अधिक चौकन्ना रहने की जरूरत है। एक कृषि शोध के मुताबिक देख रेख की कमी हो तो कीट व्याधियों के प्रकोप से करीब 27% उपज की आर्थिक क्षति होती है। ये क्षति ना हो इसके लिए किसान कीट प्रबंधन पर ध्यान दें। जैसा अभी झारखंड में हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल में अगर कोई फसल की खेती होती है तो वो है धान की खेती। और धान की खेती का जहाँ तक हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो है वो 2-3 स्तर पे धान लगाए जाते हैं। 2 स्तर पे आपका जो है 2, 1, 2, 3 है, टाड़ में लगाए जाते हैं। तो धान यहाँ पर जो है वो मुख्य फसल है और काफ़ी क्षेत्रफल पे जो है इसकी खेती जो है की जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हम लोग देखते हैं कि खेती तो किसान भाई कर ही रहे हैं और उनका जो है उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर आती है वो है कीट और व्याधि की। हम लोग देखते हैं कि कीट जो है अगर प्रबंधन ठीक से अगर कर लेते हैं तो किसान लगभग जो है वो आपका 27 से 28% तक जो है वो अपनी फसल को सुरक्षा दे सकते हैं। अन्यथा उनका जो है जो उत्पादन है वो लगभग जो है 27 से 28% और ह्रास हो जाएगा। अब रहा बात कि इन कीटों को हम किस प्रकार से नियंत्रण करें और इसके बारे में जानें, तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि कीट नियंत्रण करने के लिए कुछ बेसिक बात है जिसको किसान भाई को ज़रूर उसको व्यवहार में लानी चाहिए। अगर इस साल वो अगर खेती में कर रहे हैं तो फिर भी वो गर्मा फसल करें, या नेक्स्ट ईयर अगर खेती करते हैं तो उसके लिए कुछ तैयारी है। जैसे ग्रीष्मकालीन अगर गहरी जुताई करते हैं, बिचड़ा अगर हम लोग ठीक से बनाते हैं, बिचड़ा का उपचार करते हैं, तो उसके बाद जो है हम लोग जैविक कृषि जो कीटनाशक दवा है उसका व्यवहार करते हैं। इसके साथ साथ जो है गंधपास फंदा वगैरह है उसका व्यवहार करते हैं। तो इस तरह का एक समेकित अप्रोच यानी समेकित कीटनाशक प्रबंधन अगर हम लोग करें तभी जाकर के हम फसल को बचा सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसे कीट हैं जो आर्थिक काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, धान फसल में कुशल समेकित कीट प्रबंधन तभी होगा जब हमें धान फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में जानकारी होगी। धान फसल को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य रूप से 4-5 कीट हैं: तनाछेदक, गंदी बग, साढ़ा, थ्रिप्स और दीमक। धान की वर्तमान अवस्था के लिए ये सभी कीट घातक है। इसके बचाव के लिए अपनी फसल पर निगरानी रखें। देखिए, जैसा आपने जो है प्रश्न किए हैं कि धान की खेती में जो है अभी कल्ले उसके निकल रहे हैं और आपने बताया कि जैसे दूध जो है उसमें आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर इस समय आक्रमण हम लोग देखते हैं तो 2 कीटों का जो है वो आक्रमण हम लोग देखने को मिलता है। एक है तनाछेदक कीट, जिसमें जगह जगह वो डेड हर्ट जो है वो मरा हुआ या सूखा हुआ धान जो है वो प्रतीत होगा। और दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कीट है वो है गंधी बग। बग जो है वो क्या करता है कि हम लोग को जैसे ही दूध भरा हुआ रहता है तो उस दूध को जो है वो पी जाता है, सूंड से पी जाता है, जिससे क्या होगा कि उसका जो है जब हम लोग देखते हैं कि जब वो मैच्योर्ड होता है तो वो खाली रह जाता है, फेस्टुलस रहता है, खोखला रहता है, तो उसमें दाने नहीं बनते हैं।
तो ये 2 कीट है। इसके अलावा जो है साढ़ा कीट है। ये क्या करता है कि जैसे ही गाभा फूटा उस समय हम लोग देखते हैं कि वो बाली के जगह में एक खोखला सा अगरबत्ती नुमा संरचना बन जाता है, जिसको साढ़ा बोलते हैं। तो ये 3 जो है वो मेजर कीट हैं। इसके अलावा भी थ्रिप्स कीट लगता है। कभी कभी जो है हम लोग देखते हैं कि वो आपका जहाँ पे ऊपरी ज़मीन है, अगर वहाँ पे नमी कम रहने से दीमक का भी प्रकोप होता है। तो ये सारा कीट जो है वो अभी काफ़ी मात्रा में क्षति पहुँचा रहे हैं। और अगर किसान भाई जो है अगर इसका नियंत्रण करें, जैसा नियंत्रण के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो मैं अभी इसके पहले बताया था कि समेकित नियंत्रण ज़्यादा है कि जगह जगह चिड़िया बैठने के लिए आप टी आकार का जो है पंचर बनाइए। लेकिन जब धान फूट जाते हैं उस समय उसको निकाल लेना चाहिए। जगह जगह जो है आप पीला चिपचिपा पदार्थ है उसको लगाइए, तो वो आपका एक येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उस फंदा को लगा देंगे तो उसमें भी कीड़े चिपक करके उसमें नियंत्रण हो जाएगा। धान की बारी लगने से पहले तक खेत में पक्षियों के बैठने के लिए लकड़ी या धातु निर्मित टी आकार की संरचना गाड़ सकते हैं। इसके अलावा पीला चिपचिपा ट्रैप लगाएं। तनाछेदक कीटों की रोकथाम के लिए गंधपाश यानी फेरोमोन ट्रैप लगाएं। तनाछेदक के साथ साढ़ा कीट के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा स्पाइनोसाइड या फ्लूवेंटामाइड का छिड़काव कर सकते हैं, जबकि गंदी बग की रोकथाम के लिए क्लोरपॉरिफॉस पाउडर का छिड़काव करें। तीसरा है जो अभी हम लोग बोले कि अगर इसमें देखते हैं कि जो इसमें अभी पीला तना छेदक जो कीट है उसके लिए हमारे पास जो है गंधपाश फंदा जो है उसको इंस्टॉल करते हैं। तो लगभग 20 1 हेक्टेयर में है, उसको इंस्टॉल कर देंगे तो जिसका मादा तितली का उसमें गंध रहता है, नर उसमें आकर्षित होगा और उसको सुबह में आके दबा देंगे तो नर मादा आपस में मिलेगा, नहीं तो अंडा नहीं देगा। एक विधि ये है। इसके अलावा जो है अगर रासायनिक दवा का बात करें तो इसमें जो है बहुत अच्छा दवा है, स्पाइनोसाइड है या आपका जो है फुलवेंडामाइट है। फुलवेंडामाइट जो है 4 लीटर पानी में 1 ml अगर उसका स्प्रे करते हैं तो उससे आपका जो है तना छेदक कीट या साढ़ा कीट को उससे हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। या क्लोरपैरिफॉस जो है वो धूल है, लगभग 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर में उसका अगर बुरकाव कर दें तो वो गंधी बग जो अभी इस समय आपने जो प्रश्न किया कि इसमें जो दूध भर जाते हैं उस कीटों का भी हम लोग जो है नियंत्रण, कोई भी डस्ट अगर बाज़ार में उपलब्ध है तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से उसका अगर बुरकाव करते हैं तो उससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये मान लीजिए जो कीटों का प्रबंधन है वो देखना पड़ेगा कि आपका खेत में कितना संख्या में कौन कौन कीट आ रहे हैं और उसके अनुरूप अगर आपके पास जैविक घर में निर्मित जो अगर दवा है। किसान भाइयों, कीटनाशी का उपयोग करना हो तो जैविक कीटनाशी का प्रयोग करें। इसमें दशपर्णी, गोमूत्र, पानी और नीम या करंज का घोल अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। इसके छिड़काव से धन में रस चूसक कीट भी नहीं लगेंगे और उपज भी अच्छी होगी। लेकिन जैविक कीटनाशक बनाने के लिए किसान भाई को वो करना चाहिए कि वैसे 10 पत्ते जो है जिसको जानवर जो है वो नहीं खाते हैं तो वैसा 10 पत्ता का बराबर मात्रा हम लोग लेते हैं और उसको जो है 5 गुना उसमें गोमूत्र, उसमें हम लोग लगभग 8 से 10 दिन तक डिकम्पोज करते हैं, सड़ा लेते हैं। और सड़ा लेने के बाद जो है अभी है तो अभी का जो स्टेज है उसमें हम लोग लगभग 150 से 200 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके और इसमें 5 ml जो है करंज या नीम का तेल उसको भी मिला देते हैं और मिला करके अगर स्प्रे करते रहते हैं तो उससे क्या होगा कि रस चूसक जो कीट हैं उससे भी नियंत्रण होगा, साथ में फसल का भी बढ़वार बढ़िया होगा। तो ये एक घर में निर्मित आसानी से दवा है, उसका हम लोग व्यवहार कर सकते हैं। जैविक में मैंने बताया कि गंधपाश फंदा है, उस गंधपाश फंदा को जो है उसको इंस्टॉल करते हैं, 20 वो नियंत्रण हो सकता है। ट्राइको कार्ड है, ट्राइको कार्ड जो है बाज़ार में मिलता है चिलोनिस करके, तो उसको जो है हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं कि शाम के समय उसको ला करके अगर लगा देते हैं तो उससे नियंत्रण होता है। बाज़ार में कुछ जैविक दवा भी मिलता है जैसे बिवेरिया बेसियाना है, तो बिवेरिया बेसियाना का जो है वो 2 से 2.5 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसको हम लोग छिड़काव करते रहते हैं। या बैसिलस thuringiensis कुष्ठकी है, उसका लगभग 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करते हैं। ये सारा का सारा जो है वो जैविक है, लेकिन हमको क्या है कि समेकित विधि में ये पूरा शुरू से जिस समय खेत की तैयारी करते हैं, बीज का चुनाव करते हैं, बिचड़ा का उपचार करते हैं, ये पूरा समेकित अगर कीटनाशक प्रबंधन को अगर अपनाएं
तभी हम जा कर के फसल को अपना कीटों से मुक्त रख सकते हैं और बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप खरीफ धान की खेती करें या गर्मा धान की खेती करें, अपनी फसल को कीटों से सुरक्षित रखने और संपूर्ण आर्थिक उपज प्राप्त करने के लिए समेकित कीट प्रबंधन जरूर करें। देखा ना किसान भाई बहनों, हम अगर अपने धान में समेकित कीट प्रबंधन का प्रयोग करेंगे तो हमारे धान अच्छी रहेगी और कीट मुक्त रहेगी। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले आपको हर बार की तरह फिर से याद दिला दूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से। साथ ही साथ आप कृषि दर्शन के हर अंक को कभी भी कहीं भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। चलिए किसान भाई बहनों, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आप फटाफट निकालिए कॉपी कलम ताकि आप हमारे पते पर जरूर लिखें कि आज का ये अंक आपको कैसा लगा। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए ताकि अगले अंक में फिर से नई जानकारी के साथ हम आपके साथ बातें करें। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।